बच्चों अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने किया इंड एस 110 का 103 में क्या फर्क है। तो एक बार फटाफट वापस से सोच लेंगे। इंड एस 110 बात कर रहा है कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द ईयर एंड, एज ऑन ईयर एंड। बट 103 क्या बात करता है? कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। 103 में जब आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट किया, आपके मैंने कहे थे 5 स्टेप्स याद करना। डेट ऑफ एक्विजिशन, फिर मैंने आपसे कहा था परचेज कंसिडरेशंस, हु इज द एक्वायरर, कंसोलिडेशन की जर्नल एंट्रीज एंड बिजनेस कंसोलिडेट करने की बैलेंस शीट। अगर आपने 100% कंट्रोल किया तो बढ़िया, नहीं तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालेंगे। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालने के लिए मैंने आपको दो मेथड बताए थे, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट या फिर फेयर वैल्यू मेथड, जो कंसिडरेशन के बेसिस पे प्रोपोर्शनेट होता है। करेक्ट। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था पीसी निकालने का तरीका, पीसी या तो क्वेश्चन में दिया होगा या आपको पेमेंट मॉड्यूल दिया होगा, कैसे कैसे पेमेंट करने वाले, और नहीं तो नेट असेट एट फेयर वैल्यू निकालो और उस नेट एसेट के बेसिस में आप उसका पीसी निकालते थे। जो नेट एसेट आया, जितना मेरा कंट्रोल उतना नेट एसेट मेरा पीसी, जितना आपका कंट्रोल उतना नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आपका बन जाता था। याद है क्या बच्चों? यस मैम। और मैंने आपसे कहा था इंड एस 103 में हम डेट ऑफ एक्विजिशन पे सारे काम करते थे। इंड एस 110 बात करता है ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। इससे रिलेटेड मैंने आपसे कुछ डिस्कशन किया था कि अज्यूम करो ये एग्जांपल है, ए ने बी लिमिटेड को एक्वायर किया या बी लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को एक्वायर किया, क्या क्या करेगा? डेट ऑफ एक्विजिशन पे बनाएगा, वो क्या बोलते हैं अपना बैलेंस शीट, बट कंसोलिडेटेड एज पर इंड एस 103 एंड एज पर इंड एस 110 बनेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट डेट पे, ईयर एंड पे। दोनों में गुडविल निकलता है, दोनों में गेन ऑन बार्गेन परचेज है, दोनों में बैलेंस शीट बनती है, दोनों में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आता है, दोनों इंडेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर बातें करता है। सिर्फ एक गैप है, वो गैप मैं वापस आपको कह रही हूँ। डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डेट ऑफ कंसोलिडेशन में इंडेक्स 110 जहां लगता है, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? एक्वायर करने की डेट और ईयर एंड बैलेंस शीट की डेट, दोनों में देयर इज अ टाइम गैप, देयर इज अ टाइम गैप। और ये टाइम गैप क्या क्रिएट करता है? ये टाइम गैप क्रिएट कर देता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। और इस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को जिस एक्वायरर कंपनी ने एक्वायरी को एक्वायर किया है, उसको भी उसका हिस्सा मिलेगा, बिकॉज एक्वायरर कंपनी है, उसका कंट्रोल है, एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को भी उसका हिस्सा मिलेगा। किस पे? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट पे। तो अगर बच्चों आपने मेरी पिछली क्लास को ध्यान से देखा होगा, तो अभी मैंने एक ही कॉन्सेप्ट आपके पीछे भेजे में डाई, मतलब पिछले वीडियो में या स्टार्टिंग के 1-1.5 घंटे के जो भी वीडियोस मैंने आप तक पहुंचाए, उसमें अगर सुना होगा आपने, मैंने एक ही कॉन्सेप्ट बताया कि इंड एस 103 इंड एस 110 में फिलहाल एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, वो है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, एक्वायर करने के बाद का प्रॉफिट। पहली बात, एक्वायर करने तक का प्रॉफिट पे मेरा कोई हक नहीं है, उसके अगेंस्ट मैंने पीसी डिलीवर कर दिया। तो एक्वायर करने तक मेरा प्रॉफिट पे कोई हक नहीं होता एक्वायरी कंपनी के। एक्वायरी कंपनी का प्रॉफिट भी मैं नहीं छू सकती, एक्वायरी कंपनी का कैपिटल भी मैं नहीं छू सकती, कुछ भी नहीं। बट एक्वायर करने के बाद जब ईयर एंड पे कंसोलिडेशन होता है, मैं एक्वायरर हूं, मेरा कंट्रोल है एक्वायरी पे, मेरा हक है, और जिस पे हक होता है हम उसकी कोई भी चीजें रख सकते हैं। जैसे कि आपका हक है आपके पेरेंट्स पे, आपको आपके पेरेंट्स की चीजें मिलती है, आपका हक है अपने भाई बहन पे, तो आप अपनी भाई बहन की चीजें लेती है, बट पहले हक होना चाहिए ना, आप ब्लड रिलेशन में होने चाहिए। उसी तरह पहले एक्वायरर कंपनी को एक रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा, और वो कैसे डेवलप करता है? इन्वेस्ट करके। कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? जितना ज्यादा इन्वेस्ट करते हो उतना ज्यादा आपका हक मिलता है। समझ सकते हो ना बच्चों? इसी तरह जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करोगे एक्वायरर कंपनी एक्वायरी पे, उतना ज्यादा आपको कंट्रोल मिलेगा। जैसे आपको कंट्रोल मिलेगा, आपको कंट्रोल मिलने के बाद उसके प्रॉफिट पे हक मिलेगा। उस प्रॉफिट को बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एक्वायरी। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एक्वायरी। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एक्वायरी का स्प्लिटिंग करना पड़ता है ईयर एंड के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में एंड एक्वायरर कंपनी में। यही एक पॉइंट अभी फिलहाल आपके भेजे में मैंने डाली है। ये सारे पॉइंट्स जब मैं तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगी ना,
फिर मैं इसको समराइज करके आपको पूरा बताऊंगी इंड एस 103 और इंड एस 110 में क्या फर्क है। ठीक है, एक बार वापस देखो। इंड एस 103 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है डेट ऑफ एक्विजिशन पे, इंड एस 110 बनाता है ईयर एंड पे। एक्वायरी वी डू नॉट टेक प्रॉफिट, हम डेट ऑफ एक्विजिशन का प्रॉफिट नहीं लेते। वी टेक शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन टिल द ईयर एंड, जबकि आप बैलेंस शीट बनाने वाले हो। गुडविल इज ऑलवेज, जो डेट ऑफ एक्विजिशन पे होती है वही गुडविल डेट ऑफ कंसोलिडेशन एज पर इंड एस 110 होता है। ये आपको मैंने कहा था दिमाग में रखो। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे ताकि आपको मैं बता सकूं कि अच्छा ये वाला सम है, ये वाला सम है। फिर मैंने वापस कहा था ये याद रखना, गुडविल एज पर इंड एस 103 इज ओनली द गुडविल एज पर 110। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट विल बी टेकन इन इंड एस 110, जो इंड एस 103 में नहीं लेते थे। और इंड एस 110 के हिसाब से पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को स्प्लिट किया जाएगा अगर आपका कंट्रोल 100% नहीं है, नॉन कंट्रोलिंग में भी और एक्वायरर कंपनी में। उससे रिलेटेड मैंने 2 और क्वेश्चंस कराए थे और उसके बाद मैंने आपसे कहा था कोई बात नहीं, फिलहाल हमने ये 2 क्वेश्चंस किए थे। चलो, आई थिंक यहां तक काफी बच्चों को बात समझ आ गई। अब मैं ऐसी कुछ बातें करती हूँ, ऐसे बात करना तो अलाउड है ना भैया, क्लास में बात करना अलाउड है या नहीं है? मैम, मैं तुमसे जनरली कुछ पूछ रही हूँ, मुझे आंसर देना और सोच समझ के आंसर देना, कुछ ऐसे घाई मत करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को समझे। इंड एस 103, करेक्ट। इसमें याद है आप क्या निकालते थे? गुडविल, या फिर क्या निकालते थे? गेन ऑन बार्गेन परचेज। हाँ मैम, हमें याद है, हम निकालते थे। आप ये निकालते थे तो जर्नल एंट्री क्या करते थे? असेट्स को ले लेते थे फेयर वैल्यू पे, लायबिलिटी को भी आप लेते थे किस पे? फेयर वैल्यू पे। फिर आप क्या बोलते थे? कंसिडरेशन, जिसको हम पीसी बोलते हैं। कंसिडरेशन कौन से मेथड से निकला है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुझे भी नहीं पता, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। उसके बाद नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता था कुछ, तो वो लिखते थे। कोई आप इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर रहे हो, पहले से एक दूसरे में अगर कर रखा था एक्विजिशन से पहले, उसका कैंसिलेशन करते थे। एंड जो भी डिफरेंस आता था आप उसको बोलते थे गुडविल, या आप उसको बोलते थे गेन ऑन बार्गेन परचेज। करेक्ट? करेक्ट, यहां तक बात समझ आई? यस मैम, यहां तक बच्चों बात समझ आई? यस मैम। बट अगर मैं इसी बात को ऐसे नया लिख के ऐसे लिख दूं तो क्या तकलीफ है? जो आप जर्नल एंट्री के थ्रू मुझे गेन ऑन बार्गेन परचेज देते थे, मैं जर्नल एंट्री के थ्रू गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज नहीं पूछ रही, मैं कह रही वर्किंग नोट से दिखा दो। ऊपर भी किया था, कोई बड़ी बात नहीं कह रही हूं। तो आप मुझे बताओ कैसे निकाल के देते थे? गुडविल चाहिए या गेन ऑन बार्गेन परचेज चाहिए, तो आपको असेट्स लेने पड़ते थे किस वैल्यू पे? फेयर वैल्यू पे। आपको बच्चों लायबिलिटी किस वैल्यू पे लेनी पड़ती थी? पेबल वैल्यू। ये वैल्यू क्या आती थी? नेट एसेट्स। इस नेट एसेट्स में आप क्या माइनस करते थे? परचेज कंसिडरेशन, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, जो भी अमाउंट आता था उसको बोलते थे गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज। वही चीज जो जर्नल एंट्री के थ्रू बोली वो मैंने आपको वर्किंग नोट के थ्रू करके दिखा दी। और ऐसा काम हमने पिछले सम में भी किया, देखो ना बेटा। गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज, असेट्स एट फेयर वैल्यू, लायबिलिटीज एट पेबल वैल्यू, फिर नेट एसेट इतना आया, हमारा पीसी इतना था, नॉन कंट्रोलिंग एसेट इतना था, दोनों को मैंने अपने नेट एसेट से माइनस किया तो गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज लाया। जस्ट एक क्विक रिकैप, कुछ नहीं, ताकि आपका दिमाग में परमानेंट चीजें बैठा दूं। ठीक है, अब बेटा एक चीज बताओ, ये सारा काम आप कौन से दिन करते हो? ये हम करते हैं मैम डेट ऑफ एक्विजिशन पे। अच्छा 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 मैम, एक चीज बोले, आप हमें बेवकूफ समझते हो। आप समझते हो वो क्या आपकी प्रॉब्लम है, हम बेवकूफ नहीं है। हमें ये चीज आपने रटवा दिया है लास्ट 1-1.5 घंटे से। गुडविल एंड गेन ऑन बार्गेन परचेज, चाहे इंड एस 103 हो या इंड एस 110, वो कहता है गुडविल एंड गेन ऑन बार्गेन परचेज डेट ऑफ एक्विजिशन का बनता है, डेट ऑफ एक्विजिशन का बनता है, डेट ऑफ एक्विजिशन का बनता है। अच्छा, ये आपने हमारे दिमाग में फिट करा रखा है। तो इसका मतलब हम इंड एस 110 भी अगर पढ़ रहे हैं, काम तो हमें करना है ईयर एंड पे, बट गुडविल को छाटना है, गुडविल की छानबीन करनी है डेट ऑफ एक्विजिशन पे। मतलब समझा?
110 दोनों डेट को अहमियत देता है। कंसोलिडेशन वो मांग रहे हैं आपसे कब? ईयर एंड पे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ ईयर एंड पे, और साइमल्टेनियसली सारा काम ईयर एंड पे, सारा काम डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद के प्रॉफिट पे। बट एक झोल उन लोगों ने छोड़ दिया कि भाई गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज अगर हमें चाहिए तो वो तो हमें चाहिए डेट ऑफ एक्विजिशन का। इसका मतलब इंस्टीट्यूट कोई भी सम देगा तो उसमें उनको डेट ऑफ एक्विजिशन के असेट देने पड़ेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन की लायबिलिटी देनी पड़ेगी, तभी तो ये काम कर पाओगे। देखो ना, देखो ना, एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो हमने किया था, एक बार देखो ना भैया, देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना। हम आप गाना मत गाया करो, बहुत गंदा गाते हैं, ऐसा थोड़ी बोलते हैं यार किसी टीचर को। चलो देखो ना, सिंह लिमिटेड एंड टाटा लिमिटेड, डेट ऑफ एक्विजिशन की बैलेंस शीट दी, ईयर एंड की भी बैलेंस शीट दी। बट हर बार इंस्टीट्यूट आपके हिसाब से थोड़ी चलेगा, आपके हिसाब से थोड़ी चलेगा। अब क्या करता है इंस्टीट्यूट? अब मेरी बात सुनो, इंड एस 110 पे जब वो कहानी करता है तो इंस्टीट्यूट का कहना है, तो अब मैं एक और लिख रही हूं, इंस्टीट्यूट का कहना है, ध्यान से देखेंगे, ये मुझे सिखाना है। गुडविल तो हमें फिर से चाहिए डेट ऑफ एक्विजिशन वाली ही, किसके लिए? इंड एस 110 के लिए भी। बट हम आपको डेट ऑफ एक्विजिशन की बैलेंस शीट नहीं दे सकते, है ही नहीं हमारे पास, हम नहीं देना चाहते, ठीक है, मत दे। तो एक बात बताओ बेटा, आपको डेट ऑफ एक्विजिशन की बैलेंस शीट नहीं दे रहा, डेट ऑफ एक्विजिशन की बैलेंस शीट नहीं दे रहा, कैसे बताऊं? चलो एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वो चाहता है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, वो कह रहा है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कह रहा है, हमें चिल्ला चिल्ला के कह रहा है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बट बट कंडीशन सुनो उनकी, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, बट उस केस में वो हमें एक्वायरर कंपनी भी बता रहा है, एक्वायरी कंपनी भी बता रहा है, डेट ऑफ एक्विजिशन भी बता रहा है, बट हमारे पास ईयर एंड की बैलेंस शीट है और डेट ऑफ एक्विजिशन की कोई भी अमाउंट्स या फिगर्स नहीं है एक्सेप्ट सम। और वो एक्सेप्ट सम अमाउंट्स कौन से होते हैं मैं बता देती हूं। वो आपको क्या करेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन का या तो आपको इक्विटी शेयर कैपिटल बता देंगे, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल, या तो आपको डेट ऑफ एक्विजिशंस के अदर इक्विटी बता देंगे, करेक्ट, या फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन रीवैल्यूएशन कर देंगे, एसेट बढ़ा या एसेट घटा, लायबिलिटी बढ़ी या लायबिलिटी घटी, ये इंफॉर्मेशन वो आपको देंगे बस। मतलब असेट एंड लायबिलिटी ना देके, देखो ना, असेट माइनस लायबिलिटी जो करते थे उसमें क्या मतलब निकल के आता है, असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो अब वो आपको असेट एंड लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन ना देके उल्टे तरीके से सोचने को बोल रहा है कि भाई असेट एंड लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, हम आपको देंगे नहीं, हम आपको सिर्फ इक्विटी और अदर इक्विटी मतलब कैपिटल की इंफॉर्मेशन देंगे। क्या उससे ढूंढ सकते हो क्या? इनको पता ही नहीं है कि ये बच्चे इंटर मुझसे पढ़ के आए हैं। एवरीबडी इज नो नेट एसेट निकालने के दो तरीके होते हैं, असेट माइनस लायबिलिटी या इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस अदर इक्विटी ऑल्सो मेक्स नेट एसेट्स। हाँ ना, यस। तो याद रखना बच्चों, कभी ऐसा सिचुएशन आए जहां पर डेट ऑफ एक्विजिशन के असेट्स एंड लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन मिसिंग है, टेंशन मत लेना, नेट एसेट निकालने का दूसरा तरीका कैपिटल के थ्रू भी होता है। नेट एसेट निकालने का दूसरा तरीका कैपिटल के थ्रू भी होता है, कैपिटल प्लस ऑल अदर इक्विटी प्लस माइनस एनी चेंज इन असेट और लायबिलिटी वैल्यू, दैट इज इंपैक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन। बात समझ आ गई? और ये बात मैंने आपको इंड एस 103 में भी बताई थी कि अगर आपको असेट एंड लायबिलिटी के थ्रू गुडविल नहीं निकालना तो आप इक्विटी प्लस अदर इक्विटी के थ्रू भी गुडविल निकाल सकते हो, बिकॉज असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल ओनली। या तो असेट माइनस लायबिलिटी से अपना काम कर लो, उससे नहीं करने का मन है तो इक्विटी से अपना काम कर लो या कैपिटल से अपना काम कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आएगी? और सेम यहां पर क्या माइनस कर लेना, पीसी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और जो भी आपको डिफरेंस आएगा वो क्या बन जाएगा, गुडविल। बट ये याद रखना, गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज, या गेन ऑन बार्गेन परचेज। समझ आ गया?
तो इसका मतलब ये जो काम हम गुडविल निकालने का अभी तक जितने भी सम्स में किए, इंड एस 103 हमेशा सारी इंफॉर्मेशन डेट ऑफ एक्विजिशन की देता था, बिकॉज हमें कंसोलिडेशन उसी दिन करना, तो इंफॉर्मेशन दे देता था। बट इंड एस 110 हमारे साथ धोखा करता है। वो कहता है मुझे कंसोलिडेशन ईयर एंड पे चाहिए, तो मैं आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन भी कब की दूंगी, ईयर एंड की। मैं पहले का क्यों दूं, और पहले का थोड़ा मोड़ा कोई इंफॉर्मेशन दूंगी जो मेरे को कम देना पड़े। तो बताओ, असेट एंड लायबिलिटी की डिटेल इंफॉर्मेशन देने से अच्छा सिर्फ कैपिटल के बारे में बता दो ना। कैपिटल के बारे में बता दोगे तो अपने आप आपको चीजें मिल जाएगी। तो इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा। यहां तक बच्चों बात समझ आ गई क्या? समझा क्या बच्चों? बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे, पुरानी जो लेक्चर्स में मैंने आपको जो भी कॉन्सेप्ट दिए ना, उसी को और बेटर कर रही हूँ कि गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज हमेशा डेट ऑफ एक्विजिशन पे निकलता है। अब इंस्टीट्यूट आपसे इंड एस 110 की अगर बात करेगा तो इन्फॉर्मेशन देगा वो ईयर एंड की। फिर गुडविल निकालेंगे कैसे? तो उनको डेट ऑफ एक्विजिशन की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, और उस इंफॉर्मेशन में सबसे इंस्टीट्यूट को फेवरेबल लगता है, इतना तामझाम देंगे एसेट एंड लायबिलिटी का, एक काम करो ना, इक्विटी एंड अदर इक्विटी का इंफॉर्मेशन दे दो, उससे भी तो गुडविल निकल सकता है। बच्चे वहां से निकाल के हमें दे देंगे। बट एक चीज याद रखना, डेट ऑफ एक्विजिशन का ही गुडविल चाहिए, डेट ऑफ एक्विजिशन का ही इक्विटी चाहिए, डेट ऑफ एक्विजिशन के ही अदर इक्विटी चाहिए। बस सम को खराब करने के लिए, कॉम्प्लिकेट करने के लिए यहां पर इंस्टीट्यूट क्या करता है, डेट ऑफ एक्विजिशन स्टार्टिंग की ना लेके मिडिल का ले लेता है, डेट ऑफ एक्विजिशन 4 महीने बाद का ले लेता है, 4 महीने पहले का ले लेता है, 6 महीने बाद का ले लेता है। तो इफेक्टिवली वो जानबूझ के डेट ऑफ एक्विजिशन इज कॉम्प्लिकेटेड, और डेट ऑफ एक्विजिशन को वो कॉम्प्लिकेट कर देता, बीच की टेढ़ी आड़ी सितंबर अक्टूबर कोई भी डेट देगा, और हमें अपना दिमाग लगा के उस दिन का कैपिटल और अदर इक्विटी डिराइव करना पड़ता है। बिकॉज इंस्टीट्यूट का कहना है मैं ईयर बिगिनिंग का इक्विटी और अदर इक्विटी बता सकता, मैं ईयर एंड का आपको इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी बता सकता। अगर ईयर बिगिनिंग ही आपका डेट ऑफ एक्विजिशन है, कोई टेंशन नहीं, मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा। बट अगर ईयर बिगिनिंग में डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, आपने जून में एक्वायर किया, ईयर बिगिनिंग अप्रैल है, आपने सितंबर में एक्वायर किया, ईयर बिगिनिंग अप्रैल है, तो भाई हम आपको ओपनिंग इक्विटी दे देंगे, क्लोजिंग इक्विटी दे देंगे, आपको उस डेट ऑफ एक्विजिशन का इक्विटी, अदर इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल आपको अपने दिमाग से ढूंढना पड़ेगा। तो यहां पर इंड एस 110 का कोई रोल नहीं है, यहां पर रोल आता है आपके दिमाग का, आपके आईक्यू का, आपके कॉमन सेंस का, जो सम टू सम वैरी करेगा, कोई सेट स्टैंडर्ड थंब रूल नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, इंड एस 110 में अभी तक मैंने क्या पढ़ा, सब कुछ सिमिलर है। इंड एस 103 के हिसाब से 2 पॉइंट्स एडिशनल आ गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक्वायरर कंपनी और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के बीच में, पहली चीज। दूसरी चीज, गुडविल निकालना हमेशा डेट ऑफ एक्विजिशन पे चाहिए। डेट ऑफ एक्विजिशन का अगर इंफॉर्मेशन असेट एंड लायबिलिटी के थ्रू नहीं है तो कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी, एंड इस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, एंड फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा गुडविल कितना है या गेन ऑन बार्गेन परचेज। एंड अगर आपको पास डेट ऑफ एक्विजिशन का भी कैपिटल और अदर इक्विटी नहीं है तो इंस्टीट्यूट कहता है आपको एक काम करना पड़ेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में अगर वो डेट आ रही है तो उस डेट पे आप अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, प्रोराटा फॉर्मूला से, जो आपका दिमाग बोलता है उसके हिसाब से डेट ऑफ एक्विजिशन के प्रॉफिट पे पहुंचो। बात समझ आ गई? तो गाइस, ये वाली बातें मैंने आपके साथ अभी तक की है। आज की क्लास में हम फॉर्मेट के साथ भी करेंगे थोड़ा सा, बिकॉज बहुत जरूरी है फॉर्मेट की प्रैक्टिस करना। तो मैं अभी कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आपकी लाइफ में ऐड नहीं कर रही हूँ, बहुत छोटी छोटी बातें जोड़ रही हूँ, फिर हम सारी बातों को जोड़ के बड़े सम्स करेंगे। तो बार बार मैं कह रही हूं, एक्विजिशन पे गुडविल, पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पहले तो नॉर्मल निकलता है, प्लस उसमें पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट भी जुड़ता है, एंड डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन का इक्विटी चाहिए,
अगर वो मिसिंग है तो डिराइव करना पड़ेगा। तो एक काम करूं क्या, छोटे छोटे पॉइंट्स रिमेंबर कर ले क्या, यहां पर लिख लेते हैं इंड एस 110, ताकि आपको पता होगा आपको वर्किंग्स कैसे करनी है। सबसे पहले डेट ऑफ एक्विजिशन आपको पता होना चाहिए। दूसरा डेट ऑफ कंसोलिडेशन, जहां पर क्या लग जाएगा इंड एस 110, हमें सब ढूंढना है। फिर हमें हमेशा कौन किसको ढूंढना है, एक्वायरर कंपनी कौन है। फिर हमेशा और क्या ढूंढना होता है, हमें गुडविल ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन चाहिए। फिर हमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन चाहिए, प्लस सपोर्टेड बाय पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट शेयर इफ एनी। फिर हमें एक्वायरर कंपनी के प्रॉफिट में प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट शेयर, एक्वायरर कंपनी का प्रॉफिट प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। फिलहाल 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, तो मैं ये 6 पॉइंट्स चाहूंगी जब भी हम आपके सम में करें तो आप मेरे को बोलोगे डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, डेट ऑफ कंसोलिडेशन क्या है, एक्वायरर कंपनी कौन है, गुडविल निकालो डेट ऑफ एक्विजिशन पे, फिर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट लेंगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में जाएगा तो वहां जाएगा, एक्वायरर कंपनी के प्रॉफिट में जाएगा वहां जाएगा। इन्वेस्टमेंट इज नेवर टेकन, कौन सा, इन्वेस्टमेंट इज नेवर टेकन डन बाय एक्वायरर कंपनी इन एक्वायरी कंपनी इन कंसोलिडेशन। ये मैंने कितनी बार बताया, 103 में भी बताया था कि जब भी कंसोलिडेट होता है एक्वायरर कंपनी ने जो एक्वायरी कंपनी में पैसा लगा रखा है उस इन्वेस्टमेंट को क्लोज किया जाता है, बिकॉज उसके अगेंस्ट पूरा पीसी डिसाइड हो चुका। अगर इंडेस 103 वीक है बेटा तो 110 तो ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। जितनी भी बातें मैंने की चेक करो हम सोच पा रहे हैं क्या। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। तो यहां पर लगेगा इंडेस 110 डेट ऑफ कंसोलिडेशन, पीपीई, ठीक है कोई बात नहीं। 3000 शेयर्स में हमने पैसा लगाया था, 1 लाख शेयर्स के कैपिटल है इन्वेस्टमेंट लिमिटेड डिवाइड 5000 शेयर्स, तो इफेक्टिवली ये कितने शेयर्स हैं 5000 शेयर्स ऑफ ₹20, 5000 इंटू 20 1 लाख, तो आपको इफेक्टिवली 3000 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100, इसका मतलब 60% शेयर्स एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड पे कर रखा है कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। एक्वायरर कौन है, एच लिमिटेड, एक्वायरर मेरा एच लिमिटेड है। शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व पीएलएल। अच्छा मैम इस समय तो एस लिमिटेड के एसेट्स एंड लायबिलिटीज डेट ऑफ एक्विजिशन के है ही नहीं, रुको तो सही। एस लिमिटेड एक्वायर्ड इट्स शेयर्स इन एस लिमिटेड 1 अप्रैल, डेट ऑफ एक्विजिशन इज 1 अप्रैल 24। जब हमारे एस लिमिटेड भैया का रिजर्व कितना था 5000, मतलब अदर इक्विटी, पीएनएल कितना था 6000, अदर इक्विटी। ओपनिंग इंफॉर्मेशन दी हुई है, लकीली ओपनिंग इक्विटी वाले दिन ही मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन है, तो ओपनिंग डेट इज ओनली इक्वल टू डेट ऑफ एक्विजिशन। तो मुझे यहां पर आईक्यू नहीं लगाना प्रॉफिट निकालने के लिए, मुझे यहां पर दिमाग नहीं खपाना रिजर्व निकालने के लिए, मुझे यहां पर बेजामारी करना ही नहीं है डेट ऑफ एक्विजिशन की प्रॉफिट के लिए, बिकॉज ओपनिंग डेट एंड डेट ऑफ एक्विजिशन सेम है और ओपनिंग इंफॉर्मेशन हमेशा क्वेश्चन देगा। चलो चेक करो जो जो पॉइंट्स मैंने बोले वो समझ आए क्या। डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल 24, डेट ऑफ कंसोलिडेशन 31 मार्च 25, एक्वायरर कंपनी एच लिमिटेड, गुडविल कौन से दिन का, डेट ऑफ एक्विजिशन का, कौन सा मेथड यूज होता है नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स में भी कौन सा तरीका यूज करेंगे इक्विटी प्लस अदर इक्विटी, बिकॉज असेट्स एंड लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तो नॉर्मल निकालोगे प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, एक्वायरर कंपनी का प्रॉफिट प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इज नेवर टेकन। चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्या बच्चा हम स्टार्ट करें, तो हमें क्या बनाना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 25। कौन ये बनाने को बोल रहा है, किसके हिसाब से, इंड एस 110। गाइस फॉर्मेट रेडी कर लेना, फॉर्मेट में पूरे आइटम्स बैलेंस शीट के मत लेना बच्चा, वही लेना जो इंस्टीट्यूट ने आपके इंड एस में बोल रखा है, इंड एस
वन में, और जितना आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है स्टिक टू दी फॉर्मेट। बिना फॉर्मेट के कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा। अगेन मैं एक ही क्लास में एक ही सम में फॉर्मेट करूंगी, बाकी सारे सम्स के फॉर्मेट आपको घर पे करने हैं। प्रैक्टिस जितना आप फॉर्मेट के करोगे इतने एग्जाम में जल्दी से कंफर्टेबल हो जाओगे। चलो सबसे पहले आता है हमारा सीइंग योर बैलेंस शीट, क्वेश्चन नंबर यस 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 यस, एक बार देख लो तो बेटा क्वेश्चन नंबर किधर है। हाँ मिल गया। चलो सबसे पहले आएगा मेरा नॉन, अच्छे से लिखना बेटा, करेंट असेट्स। उसमें क्या आ जाएगा, पीपीई, इसका बनेगा शेड्यूल नंबर 1। गुडविल, इसका शेड्यूल नहीं बनेगा, बट ये फिगर कहां से निकलती है, वर्किंग नोट से, डायरेक्टली नहीं मिलता हमको ये फिगर। 2 वी हैव करंट एसेट्स, इन्वेंट्री है नहीं, कुछ है नहीं, करंट एसेट्स नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, कोई काम नहीं था बेटा शेड्यूल का। करंट एसेट्स में ना डेटर्स है ना इन्वेंट्री है, कुछ नहीं है। फिर ये हैव नंबर 1 इक्विटी। इक्विटी में क्या आएगा मेरे पास, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेड्यूल नंबर 2। फिर हमारे पास क्या आएगा बेटा, अदर इक्विटी, शेड्यूल नंबर 3। फिर हमारे पास क्या है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये आपका वर्किंग नोट से आता है, ये आपका वर्किंग नोट से आता है। सेकेंड वी हैव नॉन करेंट लायबिलिटी, कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। देन वी हैव करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कितना है, करंट लायबिलिटी में हमारा फाइनेंशियल लायबिलिटी, और फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर क्या आता है, ट्रेड पेबल्स। ये है 4 एंड हमारी बैलेंस शीट इधर टैली हो जाएगी। करेक्ट सारे बच्चे, प्लीज नोट्स टू अकाउंट्स बना लो 4, यहीं पर बना लेना 1 2, ताकि आपको पता चले एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करना है। नोट नंबर 1, नोट 2, नोट 3, फिर अपन धीरे धीरे वर्किंग नोट्स पे आ जाएंगे। नोट 4, एवरीबडी विथ मी, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? आ जाओ, वन थिंग एट अ टाइम, पहले कैलकुलेशन करते हैं और डायग्राम स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस सम को स्टार्ट कैसे करेंगे, एवरीबडी विथ मी, वी आर नाउ कमिंग टू एक्चुअल इंडेस। अब यहां से हमारे सारे वर्किंग नोट्स, डेट ऑफ एक्विजिशन मिल गया, यस, डेट ऑफ कंसोलिडेशन मिल गया, यस। अब काम है गुडविल निकालने का, बट उसके पहले बेटा हर एक बच्चे को ये डायग्राम मेरे लिए बनाना है। डेट ऑफ कंसोलिडेशन है 31 मार्च 2025, डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 अप्रैल 24। करेक्ट, ये किसका बनाया तुमने ये डायग्राम, एस लिमिटेड का, एस लिमिटेड का। इसके थ्रू हम क्या क्या निकालेंगे, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और सारी इंफॉर्मेशन, ये डायग्राम से ही सारी इंफॉर्मेशन निकलेगी। एवरीबडी ईयर एंड पे अगर मैं एस लिमिटेड का शेयर कैपिटल देखूं तो कितना है, 1 लाख। इस दिन का जनरल रिजर्व देखूं तो कितना है, 20,000। इस दिन का पीएनएल देखूं तो कितना है, 10,000। आपको प्लॉट करना है सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इक्विटी एंड अदर इक्विटी, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल है अदर इक्विटी। उसके बाद यहां पर ओपनिंग में क्या था, शेयर कैपिटल नहीं दिया है तो हम यही मान लेंगे सेम टू सेम है, ये हम अज्यूम करते हैं। करेक्ट, क्वेश्चन कह रहा है इस दिन का रिजर्व था हमारा 5,000, इस दिन का हमारा पीएनएल था बच्चों 6,000। ओपनिंग ट्रेडिंग, ओपनिंग पीएनएल, ओपनिंग रिजर्व, ओपनिंग इक्विटी, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग इक्विटी, क्लोजिंग रिजर्व, तीनों चीजें हमारे पास अवेलेबल है। एकदम रिलैक्स्ड, एकदम रिलैक्स्ड। अगर आपको मैं सिंपल बात पूछूं, सीधी सीधी बात पूछूं, सीधी सीधी बात पूछूं, एनी चेंज इन इक्विटी, नो चेंज। करेक्ट, एनीबडी, एनी चेंज इन इक्विटी, नो चेंज, कोई बात नहीं, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी चेंज इन रिजर्व, यस, 20,000 से 5,000 की जर्नी, मतलब 15,000 का चेंज है, और 6,000 प्लस 6,000 माइनस 10,000, इफेक्टिवली 4,000 की चेंज है। यस और नो एवरीबडी? चलो कोई बात नहीं। परसेंटेज ऑफ एच लिमिटेड कितना है, 60%, अभी मैंने निकाला, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना होगा, 40%। जो भी इंफॉर्मेशन है सब लिखते चलो ताकि हम आगे काम को कर सकेंगे। चलो
सबसे पहले मैं आपको निकाल के देती हूँ पहला गुडविल। गुडविल कौन से दिन का निकलता है? ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन में मेरा शेयर कैपिटल कितना है? 1 लाख। अदर इक्विटी ऐड करके बता दो कितना है? 11,000। तो बताओ मेरा नेट असेट कितना हुआ? 1,11,000। 1,11,000। और मैंने सामने वाले की कंपनी खरीदी कितने में? हमने सामने वाले की कंपनी को खरीदा है 90,000 में, बट 1,11,000 कितना शेयर के अगेंस्ट है? 100% नेट एसेट है। और मेरा कंट्रोल कितना है? 60%। तो बताओ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है? का 40%। 1,11,000 का 40% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट माइनस परचेज कंसिडरेशन जो बैलेंस शीट में आ रहा है 90,000 प्लस 90,000 माइनस 111। तो बताओ गुडविल कितना आएगा? गुडविल आएगा मेरा 23,400। गुडविल मेरा आएगा 23,400। मिला गुडविल सबको? चलो पहला वर्किंग नोट कंप्लीट कर दिया। गुडविल ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, नेट एसेट्स, वही जर्नल एंट्री जो सिखाई थी, असेट माइनस लायबिलिटी माइनस पीसी। करेक्ट। पीसी का मतलब क्या है? जितने में हमने इन्वेस्ट किया। 90,000 मेरा पीसी। अगर आपसे कोई पूछे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन कितना है, ये आएगा आपका 44,400। कैसे निकाला? आपने नेट एसेट का 40% निकाल दिया। करेक्ट। यहां तक बच्चों बात समझ आ गई क्या? यहां तक बच्चों बात समझ आ गई क्या? अब बताओ आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है? तो पहला वर्किंग नोट गुडविल का हो गया, दूसरा एनसीआई, थर्ड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। बताओ मेरे रिजर्व में पहले एक पैसा कितना था? 5,000। अब कितना हो गया? 20,000। इसका मतलब 15,000 से रिजर्व बढ़ा है। और रिजर्व का पैसा कहां से आता है? प्रॉफिट से ट्रांसफर होने के कारण आता है। पता है कि नहीं पता है? तो इसका मतलब मेरा रिजर्व में पैसा प्रॉफिट क्या है? इसका मतलब ये 15,000 हमने इस साल कमाया होगा तो प्रॉफिट में गया, और 4,000 हमारा प्रॉफिट में फाइनली बचा। तो बताओ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना कमाया? यहां से यहां 15,000, यहां से यहां 4,000, इफेक्टिवली हमने 19,000 कमाया। 19,000। 19,000 में एच लिमिटेड का कितना है? 60%। तो 19,000 का 60% 11,400। और 40% किसका है बच्चा? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का। 19,000 इंटू 40%, 7,600। तो ये आ जाएगा बेटा 52,000। देखो 3 स्टेप। गुडविल निकालो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो एच लिमिटेड की बुक्स में आएगा। सारे वर्किंग नोट हो गए या नहीं हो गए बच्चों? सारे वर्किंग नोट्स हो गए या नहीं हो गए? चलो डालो। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 52,000, तो ये यहां भर दो, वर्किंग नोट से आ गया 52,000। गुडविल 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 भी हमने निकाला था 23,400। गुडविल 23,400। अब आ जाओ पहला पीपीई एच लिमिट। ये पीपी का है। एच लिमिटेड का कितना है? 2,20,000। ऐसे ही आपको एग्जाम में बनाना है, दोनों बाइफर्केट करके। एस लिमिटेड का 1,50,000। 2,20,000 प्लस 1,50,000, ये आएगा 3,70,000। लिखेंगे ऊपर 3,70,000 प्लस 23,400, ये आएगा 3,93,400। इक्विटी में मेरे पास कोई चेंज ही नहीं है। मेरे 2 किसको दिया था मैंने? इक्विटी शेयर कैपिटल को। ये आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। बताओ कितने हैं? 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। 10,000 इंटू 20, ये कितने आ जाएंगे बेटा? 2 लाख। करेक्ट। तो बताओ मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा? 2 लाख। अदर इक्विटी में देखो कितना आएगा? जनरल रिजर्व एच लिमिटेड का कितना है? 60,000। एच लिमिटेड का कितना है? 60,000।
पीएनएल एच लिमिटेड का कितना है 20,000। पीएनएल एच लिमिटेड का कितना है बच्चों 20,000। हम सामने वाले का सिर्फ और सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन लेंगे। पोस्ट एक्विजिशन जो आपने वर्किंग नोट में किया है कितना 11,400। यहां ऐड कर दो 11,400। 60,000 प्लस 20,000 प्लस 11,400 91,400। तो याद रखना ये आएगा मेरा 91,400। एस का अपना प्रॉफिट, एस का अपना जनरल, सॉरी एच का अपना प्रॉफिट, एच का अपना जनरल रिजर्व and post acquisition share in the general reserve and P&L is also the part of other equity। 1000 बार सिखा रही हूं, बार बार बता रही हूं। बस ये अपना ट्रेड पेबल्स, ये क्या था बेटा अदर इक्विटी। अब इसमें जोड़ दो बेटा एच लिमिटेड का कितना 30,000 और एस लिमिटेड का कितना 20,000। कोई कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा नहीं है, जैसे पहले करते आए थे वही चीज। सिर्फ कितनी बार बोलूं बेटा, थक गई बोल बोल के। यू हैव टू कैलकुलेट गुडविल, you have to calculate goodwill on the date of acquisition, you have to check what is the non controlling interest on the date of acquisition, followed by post acquisition profit। देखो बैलेंस शीट डायरेक्ट। तो क्या मैं आपको कंक्लूड कर दूं, गुडविल चाहिए ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, उस दिन का इक्विटी का अमाउंट निकालने की कोशिश करो। दे दे तो बहुत बढ़िया, मतलब आपको डिराइव करना पड़ेगा। जब आपका अदर इक्विटी से काम निकल जाए, गुडविल निकल जाए, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मिल जाएगा, नेट एसेट फेयर वैल्यू मेथड यूज करके प्रोपोर्शनेट कर लेना। एंड वो होते ही आपका जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, जो आपको डायग्राम बता देगा। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकालने का एक ही तरीका है, जिस दिन आपने एक्वायर किया और जिस दिन आपका ईयर एंड है उसके बीच में कितना डिफरेंस है ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, या कितना डिफरेंस है प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। दैट डिफरेंस इज ओनली द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड पोस्ट एक्विजिशन। कुछ नहीं किया मैंने बेटा, 20,000 माइनस 5,000 पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, 10,000 माइनस 6,000 पोस्ट एक्विजिशन पीएनएल। पीएनएल का आफ्टर एक्विजिशन क्या प्रॉफिट, रिजर्व में आफ्टर एक्विजिशन क्या प्रॉफिट। अच्छा मैम, मतलब अभी तक अगर हम आपसे बात करें कुछ भी हमें टेक्निकल लग ही नहीं रहा है, बच्चे क्यों भागते हैं इस चैप्टर से, वो तो आप ही मुझे बताओगे ना बच्चे क्यों भागते हैं। बस मुझे तो ये चैप्टर बहुत आसान लगता, आई डोंट नो बच्चे इस चैप्टर से क्यों भागते हैं, मुझे तो बहुत आसान लगता। हाँ कभी कभी इंस्टीट्यूट क्या करता, बिगिनिंग की डेट ऑफ एक्विजिशन ना देके बीच की डेट ऑफ एक्विजिशन दे देता। कोई बात नहीं, बीच की दे दो, कहीं की भी दे दो हम कर लेंगे, कहीं की भी दे दो हम कर लेंगे। इतने होशियार हो तो, अरे मैम आप जानते नहीं उनको, जन्म से होशियार है। अब क्वेश्चन नंबर 5 याद करेंगे क्या क्या बोला था। डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ कंसोलिडेशन, एक्वायरर कौन है, गुडविल ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, profit on the date of acquisition of acquirer plus post acquisition profit of acquiree। oh my god मैम कितनी सारी बातें अब धक 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 करके बोले जा रहे हैं, एक बार शो कर देखते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड 31 दिसंबर पे खड़े। ओके वेयर फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट एक बार देख लो ना, 4,000 डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 100, इसका मतलब 66.66% से हमने इन्वेस्ट किया है। ये मेरा पीसी है, इसका मतलब 50% से ज्यादा कंट्रोल है। इंड एस 103 तो लग ही चुका होगा। बात कर रहे हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की, डेट ऑफ कंसोलिडेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व, पीएनएल, क्रेडिटर्स। गाइस ये वाले सम में बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगी, ये वाले सम में बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगी। अगेन जो बताना है वो बता देती हूँ। द शेयर्स हमने एक्वायर किया 30 जून को, साल के बीच में, साल के बीच में इक्विटी और रिजर्व कौन देता है, वो तो हमारा दिमाग बोलता है। On 1st January, the P&L of S Limited showed a loss, which was written off out of profit earned during the year. Profit earned uniformly over the years. Prepare the consolidated balance sheet. Consolidated balance sheet चाहिए। Figures दी हुई है year beginning की। Shit, beginning की चीजें दी हुई है। काम हमें करना है, एक्वायर किया बीच में। यहीं पर एक ट्विस्ट है जिसके लिए मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ लिया है। क्वेश्चन नंबर 5, everybody with me, everybody with me। चलो क्वेश्चन नंबर 5, फॉर्मेट बना लेके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इस बार मैं नोट्स नहीं बनाऊंगी, अभी मैं नोट्स नहीं बनाऊंगी।
बिकॉज मुझे लग रहा है आपको समझ आ गया है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आगे के बड़े सम से तो बेटा हमें पूरे बनानी है ना, तो अभी से क्यों इतना अपन टाइम का, अभी अपन कॉन्सेप्ट्स को परफेक्ट करते हैं। वन, वी हैव नॉन कंट्रोलिंग नॉन करंट एसेट्स दैट इज पीपीई। चलो पीपी गाइस मैं फटाफट बना रही हूँ, करंट एसेट्स है ही नहीं, खत्म। गुडविल आया तो आया इस क्वेश्चन में। सेकंड, यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। मेरा मकसद यहाँ आपको वो सारी चीजें सिखाना नहीं है। इक्विटी, अदर इक्विटी से वो हुआ तो अदर इक्विटी का बना दूंगी आपको लिए शेड्यूल। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एंड इसके बाद बच्चों बेसिकली मैं ट्रेड पेबल्स लिख रही हूँ, ठीक है। मैं अगेन आई एम टेलिंग यू मैं डायरेक्टली कर रही हूँ बिकॉज मेरा काम यहाँ कॉन्सेप्ट सिखाना है आपको। चलो आ जाते हैं डायग्राम पे। वर्किंग, ये वर्किंग नोट के बिना तो बेटा काम चलेगा ही नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। ये किसका एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट है? एस लिमिटेड का। एस लिमिटेड का ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 24। ईयर बिगनिंग क्या है? 1 जनवरी 24। खरीदा कब है? 30 जून 24। मतलब 6 महीने आफ्टर, 6 मंथ्स इधर है, 6 मंथ्स उधर है। इस दिन का कैपिटल कितना है? 6000। इक्विटी शेयर कैपिटल, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो इस दिन का भी इक्विटी शेयर कितना मानेंगे? 6000। कहानी खत्म। इस दिन का पीएनएल है मेरा 1800 प्रॉफिट, बट इस दिन का पीएनएल मेरा लॉस था, देयर वाज अ लॉस ऑफ 3000। करेक्ट, क्वेश्चन में लॉस दिया बस। वन थिंग एट अ टाइम, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। यहां पर कोई चेंज नहीं है। यहां बताओ आपको पता है क्या? 3000 का लॉस था और अब हम प्रॉफिट में हैं, तो 3000 के लॉस को क्लोज किया होगा और 1800 का प्रॉफिट कमाएगा। इफेक्टिवली 4800 का चेंज है या नहीं है? आता है या नहीं आता है बेटा आपको प्लस माइनस करना? 1800 माइनस द माइनस लॉस, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो बताओ चेंज इन प्रॉफिट कितना है? 4800। बट ये चेंज कब से देख रहे हो? ये चेंज आप बता रहे हो मुझे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर को, बट हमें एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट चाहिए। एक्विजिशन के प्रॉफिट के एक्विजिशन से पहले का प्रॉफिट मेरे पास हक ही नहीं है। इसका मतलब ये चेंज नहीं चलेगा, बिकॉज ये चेंज मैम आपने निकाला ईयर बिगनिंग से ईयर एंड, चेंज चाहिए डेट ऑफ एक्विजिशन से ईयर एंड, इसीलिए सम लिया है बस। इसका मतलब मैम ये तो किसी काम का नहीं है, नहीं है ना बच्चा। इसका मतलब मैम हमें यहां का क्या चाहिए? हमें यहां का बच्चों आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दो, मुझे यहां का प्रॉफिट दो। यहां के प्रॉफिट से ईयर एंड का प्रॉफिट इज पोस्ट एक्विजिशन। अब सुनो, कैपिटल के ऊपर कोई क्वेश्चन डिस्कशन नहीं कर रहा तो हम उसको सेम मानते हैं, ये याद रखना। तो पोस्ट चेंज इन कैपिटल इज नॉट देयर। अब सुनो, हमें ये तो पता चल गया कि बिगिनिंग से एंड तक हमने 4800 कमाया, वो भी यूनिफॉर्मली, एकदम बरोबर। 4800 अगर हमने यूनिफॉर्मली कमाया तो हर महीने हमने कमाया होगा 400, हम ये मान के चलते हैं, क्वेश्चन ने बोला। तो 6 महीने में कितना कमाया होगा? 2400। इसका मतलब पहले 6 महीने में हमने यहां तक कितना कमाया? हमने यहां तक कमाया 2400 यूनिफॉर्मली। 3000 का लॉस था, 2400 हमने पहले 6 महीने कमाया होगा, बिकॉज ईयर बिगनिंग से ईयर एंड में आपने कमाया 4800। बेटा यहां से यहां आप ही ने बोला ना हमने 4800 कमाया, तो मैं इसको स्लोली स्लोली लेके जा रही हूं। अच्छा, 4800 आपने 12 महीने में कमाया, इसका मतलब हर महीने आपने कमाया 4 इसका मतलब 6 महीने तक आपने अभी तक कमाया होगा 2400। ओपनिंग में लॉस था 3000, 2400 आपने 6 महीने में कमाया, तो 30 जून को आपका कितना प्रॉफिट बचा? कितना बोलोगे? 600। कैसे? 3000 का लॉस माइनस 24 का प्रॉफिट, तो इफेक्टिवली 6000 का लॉस आया। इफेक्टिवली 600 का लॉस और बचा 30 जून को। अब मुझे बता 600 और 1800 में
अब बताओ यहां से यहां का कितना चेंज है पोस्ट एक्विजिशन। आप 4800 नहीं मानोगे, आप 2400 मानोगे। किसका डिफरेंस? 600 का लॉस कंपेयर करोगे 1800 के प्रॉफिट से। याद रखना यही बात के लिए सम लिया था। अगर आपका डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ बिगनिंग सेम नहीं है, उस केस में डेट ऑफ बिगनिंग से डेट ऑफ एक्विजिशन तक का जो भी प्रॉफिट है, जो भी कैपिटल है, वो सब इग्नोर किया जाएगा। वो हमारे चैप्टर का पार्ट नहीं है और उसको डिराइव करने के लिए आपको अपना आईक्यू निकालना पड़ेगा। जैसे कि इस समय मैंने किया, ईयर बिगनिंग से ईयर एंड मेरे पास 4800 का प्रॉफिट है, बट आप 4800 को अपना पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट नहीं मान सकते हो। आपने एक्वायर 30 जून को किया है, उसके बाद का प्रॉफिट आपका है, तो उसके बाद का प्रॉफिट निकालने के लिए आपको उस दिन का डेट ऑफ एक्विजिशन का प्रॉफिट चाहिए, जो कि मैंने अपने दिमाग से कैलकुलेट करके निकाला। और क्वेश्चन ने भी क्लियरली कहा प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। देखो यहां तक समझ आया तो मुझे बता दो, यहां तक समझ आ गया तो मुझे बता दो। मैम मज्जा आ गया, मज्जा। अब आपको और भी मज्जा आएगा। गुडविल बताओ क्या होता है? गुडविल इज ऑलवेज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ कितना है? 6000। आपका अदर इक्विटी कितना है उस दिन का? बेटा ये मत लेना 3000, 600 लेना है। 600। नेट असेट मेरा कितना है? 5400। इसमें एनसीआई माइनस करेंगे, एनसीआई आएगा 5400 इंटू 33.33%। याद है 66.67 तो हमारा वो था, तो 5400 इंटू 33.33%, तो ये आएगा 1800। और बच्चों मेरा पीसी कितना था? क्वेश्चन में दिया है 4000। तो बताओ 5400 माइनस 1800 माइनस 4000, तो मेरा गुडविल आएगा 400। 4000 प्लस 1800 माइनस 5400, तो बच्चों मेरा गुडविल आ रहा है, गेन ऑन बार्गेन परचेज नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है? 400। आ गया क्या? आ गया क्या मेरे बच्चों? बस पहला वर्किंग नोट डन। दूसरा, अब इस सम को आप बाय कंप्लीट करोगे। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन है 1800 प्लस, ये कहां से आया? इधर से, प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। मुझे बताओ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है? 2400। 2400 का 33.33%, तो 2400 का 33.33%, ये आएगा बच्चों 800। तो मेरा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है 2600। ये मेरा एनसीआई आ गया। अब एनसीआई के बाद एच लिमिटेड का प्रॉफिट पोस्ट डेट ऑफ एक्विजिशन कितना आएगा? तो ये मैं अदर इक्विटी का शेड्यूल बना के दिखा देती हूँ, ताकि आपको जब बैलेंस शीट बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जनरल रिजर्व मेरा पहले से कितना था? 4000। पीएनएल में पहले से कितना था? 4000 प्लस पोस्ट एक्विजिशन कितना आएगा? पोस्ट एक्विजिशन 2400 का 66.667%। 2400 इंटू 66.66%, क्या आएगा? 1600। तो 4000 प्लस 4000 प्लस 1600 इज 9600। कितने बच्चों को बात समझ आ गई? जल्दी से देख के बता दो। 9600, एनसीआई मेरा 2600, गुडविल मेरा 400। तो बेसिकली ये सम क्यों लिया? अगर आपका डेट ऑफ एक्विजिशन दिया है और उस दिन पे अगर आपका ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है इक्विटीज या इक्विटी शेयर कैपिटल के, बिकॉज डेट ऑफ एक्विजिशन आगे की है, तो आपको थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा कि अच्छा ओपनिंग में इतना, क्लोजिंग में इतना, तो 6 महीने बाद कंपनी की क्या सिचुएशन रही होगी, आपको वो सिचुएशन अपने दिमाग से पूरा एफर्ट लगा के सोचना पड़ेगा, जहां पर आपका आईक्यू रोल प्ले करता है। मैं आपको नियम बता सकती हूं कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट लेते हैं आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट नाम ही कह रहा है बेटा, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बटेगा वो। एक्विजिशन से पहले का कोई भी प्रॉफिट हो उस पर मेरा हक नहीं है अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो उस पार्ट को इग्नोर करना है सम में।
आई होप यहां तक बात समझ आ गई। तो फिलहाल मैं फिर से बच्चों आपसे कह रही हूँ, हम इस चैप्टर को बहुत स्लोली स्लोली लेके जा रहे हैं। इसके हर एक एडजस्टमेंट को पहले मैं कॉन्सेप्ट सम में डालूंगी, फिर जब सारे कॉन्सेप्ट्स एंड एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे तब हम फुल फ्लेजेड बड़े सम्स करेंगे। फिलहाल अभी तक का आपका टेक अवे क्या है? डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ कंसोलिडेशन, गुडविल निकलता है ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, बोलते रहो बार बार। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पहले निकलता है डेट ऑफ एक्विजिशन पे, फिर इसमें पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट जुड़ता है, बिकॉज वो लोग भी तो प्रॉफिट मांगेंगे आफ्टर एक्वायरिंग। फिर जो होल्डिंग कंपनी है, जो एक्वायरर कंपनी है, उनका खुद का प्रॉफिट, और उसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो उन्होंने आफ्टर एक्विजिशन कमाया वो जुड़ेगा। और इन सारी चीजों को करने के लिए ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वी नीड इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी का इंफॉर्मेशन। किसका? एक्वायरी का, लेना उसका है ना। एंड अगर वो इंफॉर्मेशन मिसिंग है, यूज योर कॉमन सेंस एंड डिराइव इट। यूज योर कॉमन सेंस एंड डिराइव इट। चलो यहां तक कितने बच्चों को बात समझ आ? तो सारे बच्चे लिखते चले जाओ हमने क्या क्या बातें कर ली है। तो मैं ये बार बार कह रही हूं, हमने इंड एस 110 को स्लोली स्लोली लिया। उसमें आपने कहा था डेट्स ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ कंसोलिडेशन पे ध्यान देना। उसमें आपने हमें कहा था गुडविल चाहिए ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन थ्रू इक्विटी मेथड, थ्रू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस अदर इक्विटी मेथड, ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। फिर हम निकालते थे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एक्वायरी कंपनी पे उसका कितना शेयर है वो ऐड कर देते थे। फिर हम प्रॉफिट ऑफ एक्वायरर कंपनी ऑन डेट ऑफ कंसोलिडेशन प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एक्वायरी कंपनी का शेयर। इसमें हमने बहुत सारी बातें कर ली है। अब मैं एक नया एडजस्टमेंट सिखाती हूं। सेम ये आपने इंडेस 103 में भी पढ़ा था, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। याद है क्या बच्चों? सेम इसको मैंने कहा था 110 में भी यूज आएगा। अगर एक बात बता देती हूँ, याद है एक्वायरर कंपनी एक्वायरी कंपनी को माल बेचता था, इसकी होती थी सेल्स, ये इसको क्या बोलता था? परचेज। और बाय चांस एक्वायरी कंपनी वो बेचना रह जाए, स्टॉक में पड़ा रह जाता था वो माल, तो वो स्टॉक अगर उसमें प्रॉफिट अनरियलाइज्ड अगर पड़ा है, मतलब प्राइसेस में प्रॉफिट जोड़ के आपने अगर अपनी एक्वायरी कंपनी को माल भेजा है, तो उस प्रॉफिट को क्या करते थे? रिवर्स। तो याद है बच्चों क्या जर्नल एंट्री पास करते थे? यस मैम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कम किया जाता था, किसका? एक्वायरर कंपनी का। सेम चीज यहां करेंगे। और स्टॉक किसका कम किया जाता था? एक्वायरी कंपनी का। याद है क्या बच्चों? इफ एक्वायरर कंपनी सोल्ड गुड्स टू एक्वायरी कंपनी and acquiring company could not sell it subsequently, so any profit which is earned by the acquirer company on that stock is termed as unrealized profit. Already the concept have been explained, and वो unrealized profit को हमें रिवर्स करना पड़ता है, and वो रिवर्सल एंट्री आपको पहले भी बताई थी, वापस बता दिया। एक्वायरर कंपनी के प्रॉफिट को कम किया जाता है बिकॉज उसने प्रॉफिट बुक कर रखा है, एक्वायरी कंपनी का स्टॉक कम किया जाता है बिकॉज वो इन्फ्लेटेड प्राइस। इसको अंग्रेजी में यहां बोला जाता है डाउन स्ट्रीम सेल। डाउन स्ट्रीम सेल का मतलब है ऊपर से नीचे ये सेल जा रही है, बड़ी कंपनी अपनी छोटी कंपनी को माल बेच रही है। डाउन डाउन, इसको याद करने का तरीका, डाउन स्ट्रीम सेल, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे बिक रहा है, नीचे जा रहा है, डाउन स्ट्रीम सेल। दिस इज नोन एज डाउन स्ट्रीम सेल। H Limited sold to S Limited। ठीक है? ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है ना? बस फिर मैं कहूंगी मैं कुछ नया पढ़ा ही नहीं रही हूं। अब मैं कुछ एडजस्टमेंट्स वही है जो इंडेस 103 में पढ़ा है। तो आपको समझा इंडेस 103 को ज्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू इंडेस 110।
हाँ, जान लगाई हमने और तुमने भी। चलो मैम, एक आधा सम करा दो तो समझ आता है। सम के बिना तो आपको पता है ना, मैं आगे बढ़ती ही नहीं। अब बेटा जो भी पहले पढ़ा है वो प्लस ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऐड होंगे, तो आपको थोड़ा सा दिमाग ओपन रखना पड़ेगा। अब आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग ओपन करना पड़ेगा। चलो, शैल आई? यस मैम। शैल आई? यस मैम। हाउ इज द जोश बच्चों? आई। A Limited acquires all the shares. Thank God, 100% कंट्रोल है। नो NCI, भाल भाल बच गए। तो ये भी बहुत बढ़िया है। एट अ कॉस्ट ऑफ 1,05,000। अच्छा, डेट ऑफ एक्विजिशन दे दिया है, पीसी भी दे दिया, और डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 अप्रैल 2024। द बैलेंस शीट ऑफ दैट कंपनी, इसका मतलब ये डेट ऑफ कंसोलिडेशन है 1 साल बाद। तो दो चीज के लिए भगवान को यहां शुक्रिया करना। डेट ऑफ एक्विजिशन ईयर बिगनिंग ही है, तो इसका मतलब प्रॉफिट को हमें टेढ़ा मेढ़ा स्प्लिट नहीं करना, ओपनिंग तो उनको देना ही पड़ेगा। ओपनिंग ही मेरा सब है, भगवान शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओपनिंग की सारी इंफॉर्मेशन से हमारी जिंदगी बराबर। और मैम, डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ कंसोलिडेशन पता है, और 100% एक्विजिशन है, इसका मतलब नो एनसीआई, नो एनसीआई, नो एनसीआई। Pre-owned premises, machineries, investment, current stock, debtors, cash, equity share capital, reserves. रिजर्व नहीं है क्या बेटा? रिजर्व 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 नहीं है क्या बेटा? क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक। बेटा है रिजर्व, ये रिजर्व है, और बच्चा ये पीएनएल है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ऊपर नीचे हो गया। रिजर्व है, पीएनएल है, क्रेडिटर्स है। द क्रेडिटर्स ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड 5,000 ड्यू फ्रॉम ए लिमिटेड। बकवास, ये कॉन्ट्रा है। जो भी बातें इंडिया 103 में पढ़ी थी वो एग्जैक्टली यहां लगती है। कॉन्ट्रा का हमें क्या करना, कैंसिल कर देंगे। और इस 5,000 पे हमने प्रॉफिट कमा रखा है 1,000। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1,000 का प्रॉफिट हमने कमा रखा है 5,000 के आइटम पे, तो इसका मतलब मेरा जनरली प्रॉफिट कमाने का ट्रेंड क्या है? मैं, वेरी गुड, 20% प्रॉफिट हम कमाते हैं ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, यूज करना होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। द स्टॉक ऑफ बी लिमिटेड, मतलब ये वाले भैया का स्टॉक में 3,000 का माल घुसा हुआ है जो उसने ए से परचेज किया है। इसका मतलब ए ने बी को माल बेचा। ए एक्वायरर है, बी एक्वायरी है। बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी में माल बिका है, डाउनस्ट्रीम सेल है। इसका मतलब किसके प्रॉफिट में पैसा आ रखा होगा? ए के। किसका स्टॉक बढ़ा हुआ होगा? बी का। तो प्रॉफिट कम करेंगे ए का, स्टॉक बढ़ाएंगे बी का, घटाएंगे बी का। और आपको बनाना है 3,000 घुसा हुआ है स्टॉक में। 3,000 की ऐसी वैल्यू घुसी हुई है जो वो स्टॉक है जो ए ने बी को भेजा, बट वो अभी तक बिका नहीं। तो इफेक्टिवली अगर मैं पूछूं 5,000 में अगर हम 1,000 कमा रहे हैं, तो बताओ 3,000 में कितना कमाएंगे? इसका मतलब 3,000 में प्रॉफिट छुपा हुआ है 600। कैसे निकाला? 3,000 अगर प्राइस है तो उसमें मैंने 20% उस पर भी कमाया होगा। 3,000 पे 20%, 600 मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट है इन द स्टॉक विच हैज बीन सेंड बाय ए लिमिटेड टू बी लिमिटेड। तो इस सम में भी ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर मैं आपके लिए एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट कर दूं और मैं सारे शेड्यूल्स बना दूं, तो क्या बच्चों घर पे बैलेंस शीट बनाओगे क्या? गाइस, प्रैक्टिस करना है। अभी वैसे वाली सम्स आई नहीं है कि अपने को जान लगा देनी है बैलेंस शीट बनाने में। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। बैलेंस शीट में मैं बता देती हूँ, फ्री होल्ड मशीन चला जाएगा पीपीई में, स्टॉक चला जाएगा करंट एसेट्स में, करंट एसेट्स के फाइनेंशियल एसेट्स में आएगा डेटर और कैश, इक्विटी आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व ऑफ पीएनएल आएगा अदर इक्विटी में, ट्रेड पेबल्स में आएगा क्रेडिटर्स। अगेन, बैलेंस शीट फिर मैं नहीं बना रही हूं, वो आपका होमवर्क रहेगा। मैं सिर्फ पूरा वर्किंग नोट शेड्यूल करके दिखा रही हूं, बैलेंस शीट आप बनाओगे। करेक्ट 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 मैम, ये तो सही है आपका। आप हमसे ज्यादा काम करवाते हैं। भाई मेरा पेपर है क्या? बोल दे मेरा पेपर है। बोल दो कि पास करने के बाद आप जब 25 लाख रुपए कमाओगे ना, तो उसमें मैम 50% आपका। अगर आप ऐसा बोलते हो ना, तो मैं सारे सम्स मैं ही करती, मैं ही करती, तुमसे कुछ भी नहीं कराऊंगी। और अगर 100% देते ना, तो तुमसे तो और भी कुछ नहीं कराऊंगी, सब सम्स मैं ही कर दूंगी और इंस्टीट्यूट को फोन कर दूंगी, आपको पास कर देगा। मैम आप ना बहुत होशियार, ऑब्वियसली वो तो मैं हूं। चलो आ जाओ। अगेन ये डायग्राम मेरा फेवरेट है। ये किसका बनाते हैं बेटा? ये बनता है बी लिमिटेड का एक्वायरी। अच्छा,
1 अप्रैल 24 डेट ऑफ एक्विजिशन, शुक्रिया शुक्रिया ओपनिंग है। 31 मार्च 25 डेट ऑफ कंसोलिडेशन, बढ़िया बढ़िया। इक्विटी शेयर कैपिटल है 45,000, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, तो ओपनिंग में इक्विटी शेयर कैपिटल होगा 45,000। धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट बताऊंगी जहां इक्विटी भी चेंज होता है। जनरल रिजर्व है मेरा 2,000, पीएनएल है मेरा 36,000। क्वेश्चन में जल्दी से दिखाएंगे, ओपनिंग पीएनएल नहीं दिया, ओपनिंग जनरल रिजर्व नहीं दिया, तो हमेशा याद रखना जनरल रिजर्व तो हमेशा सेम टू सेम मानते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, तो हम यही मानेंगे कि जनरल रिजर्व जैसा था वही होगा। और ओपनिंग में पीएनएल नहीं दिया है, तो पीएनएल अगर ओपनिंग में नहीं हो तो हम हमेशा यही मानते हैं कि पूरे साल धंधा हुआ है, तो हमने 36,000 विद इन द ईयर कमाया होगा, तो पीएनएल रहा होगा नील। ये अजम्पशन याद रखना, ये अजम्पशन याद रखना। अगर ओपनिंग का पीएनएल, ओपनिंग का जनरल रिजर्व न दे, क्लोजिंग का दे, तो जनरल रिजर्व को सेम मान के पीएनएल को नील माना करो। अब बच्चों अगर जनरल रिजर्व में कोई मूवमेंट है पीएनएल से, तो उनको ओपनिंग पीएनएल बताना चाहिए था। ओपनिंग पीएनएल बताया नहीं है, और ओपनिंग पीएनएल को अगर मैं नील मान रही हूं, तो इसका मतलब जनरल रिजर्व सेम रहा होगा। शांति शांति। इक्विटी में नो चेंज, ये भी नो चेंज। क्या हमें शिफ्टिंग करनी है क्या प्रॉफिट की? नहीं, डेट ऑफ एक्विजिशन का प्रॉफिट, डेट ऑफ कंसोलिडेशन का प्रॉफिट टाइम वाइज मैच हो रहा है। इसका मतलब यहां से यहां पूरा ही अमाउंट क्या कहलाएगा? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, विच इज इफेक्टिवली 36,000। नील में 36,000 माइनस कर देंगे, विच इज इफेक्टिवली 36,000। यहां तक बच्चों बात समझ आ गई? यस, वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम। मैं सारा वर्किंग नोट करती हूँ, देखो आपको। गुडविल, चाहो तो तुम्हारे लिए यहां करती हूँ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, फिर यहां पर शेड्यूल बनाती हूँ अदर इक्विटी का, और तुम्हारे लिए ये भी बना देती हूँ इन्वेंट्री में क्या चेंज देखने को मिलेगा। चलो, गुडविल ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन का इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 45,000। जनरल रिजर्व कितना है? 2,000। पीएनएल मेरा नील है, तो 47,000। 100% कंट्रोल है, तो एनसीआई भी नील है, तो ये नेट असेट्स में एनसीआई है ही नहीं, तो एनसीआई अगर माइनस भी होगा, तो बच्चा एनसीआई किससे माइनस होगा? नील से। और मुझे बताओ मेरा पीसी कितना है? पीसी 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 1,05,000। तो बताओ मेरा 1,05,000 में अगर मैं 47,000 माइनस करूं, तो बताओ बच्चों गुडविल कितना आएगा? गुडविल आएगा 58,000। एनसीआई कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब जल्दी से देखो, हमारा पीएनएल, मेरा जनरल रिजर्व कितना है? 1,00,000। मेरा पीएनएल कितना है? 90,000। ये दोनों किसका है बेटा? ए लिमिटेड का। बी लिमिटेड का पीएनएल और जनरल रिजर्व डेट ऑफ एक्विजिशन का नहीं लेते, उसके बाद का ईयर एंड तक, पोस्ट एक्विजिशन। पोस्ट एक्विजिशन बताओ कितना है? 36,000। 100% शेयर मेरा ही है, 36,000 का 100%, 36,000 का 100% पूरा का पूरा मुझे जाएगा। अब एक इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट आ गया है। इन्वेंट्री 3,000 की बी के पास पड़ी है, जिसपे मैंने 20% प्रॉफिट कमाया, माइनस शेयर ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। कैसे निकाला मैंने? 3,000 पे, सिंपल, 1,000 का प्रॉफिट 5,000 पे, तो बताओ 3,000 पे कितना? 3,000 इंटू 1,000 डिवाइडेड बाय 5,000, ऐसे भी निकाल सकते थे। 3,000 इंटू 1,000 डिवाइडेड बाय 5,000, ये आ जाएगा 600 माइनस। बस बेटा सम को धीरे धीरे थाम थाम के करेंगे, सोच के करेंगे क्यों कर रहे हैं, तो अपने आप कंट्रोल में सम रहता है। इन्वेंट्री में बताओ क्या इंपैक्ट आएगा? मेरा ए लिमिटेड का इन्वेंट्री कितना है बच्चा? 62,000।
बी लिमिटेड की इन्वेंट्री कितनी थी 18,000, उसमें आपने क्या माइनस कर दिया अनरियलाइज प्रॉफिट कितने का 600 का 62 प्लस 62,000 प्लस 18,000 माइनस 600, तो ये आ जाएगा 79,004 इन्वेंट्री। करेक्ट। एक कॉन्ट्रा एंट्री है, इसे तुम्हारे नॉलेज के लिए बता देती हूँ। जैसे ही आप ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स बनाओगे ना शेड्यूल, तो यहां पर ए के डेटा कितने हैं 35,000, बी के कितने हैं 14,000, माइनस वो कॉन्ट्रा करना मत भूलना, कंसोलिडेशन में कॉन्ट्रा का इंपैक्ट हटाया जाता है, बस 14 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 44,000। और ए का कितना है बेटा 10,000, बी का कितना है 14,000, माइनस कॉन्ट्रा कितना 5,000, 10 प्लस 14 माइनस 5 तो 19,000। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये कॉन्ट्रा हटाना मत भूलना, ये कॉन्ट्रा हटाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बस मैंने सारे शेड्यूल्स में कैसे कैसे इंपैक्ट आएगा वो आपको करके दिखा दिया। तो आपका गुडविल इस सम में कितना आएगा 58,000, आपके डेटर्स कितने आएंगे 44,000 आफ्टर रिमूविंग द कॉन्ट्रा, आपका इन्वेंट्री आएगा 79,400, करेक्ट। आपका अदर इक्विटी आएगा 2,25,400 और क्रेडिटर्स आएगा 19,000। बाकी प्लीज बच्चों होमवर्क में आप लोग बैलेंस शीट प्लीज फॉर्मेट के हिसाब से बना लेना, इंड एस 1 का फॉर्मेट। मैंने आपको नोट्स भी बना के दिखा दिए, कॉन्ट्रा का भी इंपैक्ट दिखा दिया, अनरियलाइज प्रॉफिट का इंपैक्ट कैसे गायब करते हैं वो भी दिखा दिया, और एनालिसिस भी करके दिखा दिया। क्या आपको अच्छा लगा क्या? अनरियलाइज प्रॉफिट का ट्रीटमेंट एग्जैक्टली वैसे ही किया जैसे 103 में पढ़ाया था बेटा। तो मैं अननेसेसरी टू मेनी नोट्स नहीं लिखवाना चाहती हूँ, बिकॉज आप 103 में इसको डिटेल में लिखे हो, वहां का एज इट इज कॉपी कर लेना। सिर्फ मैंने आपको बता दिया इन केस डाउनस्ट्रीम सेल है एट अ हायर अमाउंट एट अ प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड। अगर स्टॉक बच गया, बिक गया था तो एलिमिनेट नहीं होता। कॉन्ट्रा एंट्री जैसे घुमा उड़ाते हैं वैसे उड़ाएंगे। मैम अभी तक के 5-6 पॉइंट्स मजे आ गए। डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ कंसोलिडेशन, गुडविल ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एक्वायरी कंपनी एंड प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ एच लिमिटेड प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एक्वायरी कंपनी। एंड पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट का मतलब होता है एक्विजिशन के बाद का, पहले का सारा प्रॉफिट सारी चीजें हमारे लिए यूजलेस और वेस्ट है, उस पर कोई भी डिस्कशन या दिमाग खराब करने की आपको जरूरत नहीं है। चलो मैम यहां तक समझ आ गया। अब कौन सा क्वेश्चन करते हैं? अब आपके लिए मैं लेके आई हूं क्वेश्चन नंबर 16। चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कर लो, क्वेश्चन नंबर 16 कर लो। क्वेश्चन नंबर 16 होते ही बेटा आज की क्लास हम एंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने यहाँ पर बीच की डेट ली है, डेट ऑफ एक्विजिशन के थोड़े से मैंने एडजस्टमेंट्स आड़े टेढ़े किए हैं ताकि आपको पता चलेगा इंस्टीट्यूट क्या क्या पूछ सकता है आपसे। ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है बच्चों। चलो बच्चों देख लिया क्या बेटा? इजी पीजी सब। अभी सेंस सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बात कर रही हूं, अगर इसमें कुछ भी लेंथी पॉइंट होगा आपको मैं बता दूंगी। अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट से बात कर रही हूं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। आ जाओ। पीपी, पीपी में जाएगा स्टॉक, करंट एसेट्स, डेटर्स, फाइनेंशियल एसेट के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स,
इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो जाता है। इन्वेस्टमेंट गाइज यहां पर देखना, इन्वेस्टमेंट इन 6% डिबेंचर्स इन एस लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ, ये याद रखना, ये जो अमाउंट है 60,000 का, एक बार ये क्वेश्चन देख लेने दो, डेटर एस लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 60,000, ये कॉन्ट्रा डेप्ट है, मतलब मैंने डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट कर रखा है, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के डिबेंचर्स में भी कर रखा है, तो एस के डिबेंचर्स लोन में घुसा हुआ होगा, एच के इन्वेस्टमेंट में, इसको याद रखना कॉन्ट्रा। सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर से आपको कंट्रोल आता है, इन्वेस्टमेंट इन डेट से आपको कंट्रोल नहीं आता। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स में करोगे तो कंट्रोल आता, बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो कॉन्ट्रा माना जाएगा, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री याद रखना। इन्वेस्टमेंट इन 1500 शेयर्स, 1500 शेयर्स 2000 शेयर्स है, 1500 डिवाइडेड बाय अगर मैं 2000 इंटू 100, तो इफेक्टिवली 75% का कंट्रोल है हमारे ऊपर। हमारा पीएनएल लॉस दे रखा है पहले से। गाइस ये थोड़ा सा फिगर्स बाइफिकेट करने में गड़बड़ हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन 1500 शेयर्स, ये 1,20,000 है। एक मिनट, इन्वेस्टमेंट इन 1500 शेयर्स, ये इन्वेस्टमेंट का अमाउंट होगा, करेक्ट, और ये बच्चों कैश का अमाउंट है 75,000, ये 25,000 यहां आएगा, और ये जो 1,00,000 का लॉस है ना, ये इधर आएगा बेटा, यहां पर 1,00,000 का लॉस। ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इश्यू हो गया बच्चा, प्रेजेंटेशन इश्यू हो गया। 1,00,000 का लॉस सिर्फ एस लिमिटेड में है, 75,000 25,000 का कैश है, और मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 1,20,000। इक्विटी, जनरल रिजर्व, पीएनएल, नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड क्रेडिटर्स, परफेक्ट। ईयर एंड कब है? द फॉलोइंग इज बैलेंस शीट, डेट ऑफ कंसोलिडेशन 31 March 25, H Limited acquired, oh my god, my date of acquisition is August, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसका मतलब 4 महीने बाद, तो 4 महीने इधर, 8 महीने इधर। द पीएनएल अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस, ओपनिंग में मेरे पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, फिर क्वेश्चन ने कुछ आड़े टेढ़े एडजस्टमेंट डाल दिए। ड्यूरिंग नवंबर गुड्स कॉस्टिंग, क्वेश्चन क्लियरली कह रहे हैं नवंबर के महीने में एक 6,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, जिसका इंश्योरेंस मिल गया 2,000, इफेक्टिवली लॉस मुझे हुआ है 4,000 का। 6,000 गुड्स की कॉस्ट थी, मुझे क्या हुआ है, इंश्योरेंस वाली कंपनी दे रहे हैं 2,000, तो इफेक्टिवली मेरा 4,000 का नुकसान है, ठीक है। क्रेडिटर्स इंक्लूड्स, दिस इज कॉन्ट्रा, ये दो कॉन्ट्रा है, डिबेंचर्स का इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रा है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कॉन्ट्रा है। इसमें प्रॉफिट कमाया 2,000, तो 2,000 का प्रॉफिट कमाया 20,000 पे, तो इफेक्टिवली हम 10% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। एस लिमिटेड के पास माल है जो बेचा किसने है, एच ने, डाउनस्ट्रीम, एच ने एस को माल बेचा, एच का प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, एस का स्टॉक बढ़ा हुआ होगा। हाफ ऑफ द गुड्स, मतलब 10,000 का गुड्स अभी भी स्टॉक में है, तो 10,000 पे 10%, इफेक्टिवली ₹1,000 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है मेरा, ठीक है। क्वेश्चन में कॉन्ट्रा भी है, क्वेश्चन में शेड्यूल्स भी है रिलेटेड टू स्टॉक, क्वेश्चन में डाउनस्ट्रीम एडजस्टमेंट भी है इन द स्टॉक। इसका मतलब इस क्वेश्चन का तो मैम आपको बनाना चाहिए बैलेंस शीट। चलो इसका बनाती हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी क्लास में होनी चाहिए। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट as on 31st March 25, and I am following Ind AS 110. I am following Ind AS 110. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फॉर्मेट के साथ, शेड्यूल के साथ सारे वर्किंग नोटिस सब मैं करूंगी। यहां पर एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करना, पोस्ट एक्विजिशन के एनालिसिस में थोड़ा सा लफड़ा होने वाला है, लफड़ा होने वाला है, बिकॉज इन लोगों ने एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर मंथ का बोला है, तो आप प्रॉफिट को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं। नॉन करेंट असेट शॉर्ट में लिख रही हूं बेटा, बट आप फटाफट लिखेंगे। मेरे को लगता है सिर्फ पीपी लिख लो, और मुझे लगता है गुडविल भी आएगा। भालो भालो बच्चों, बताओ बताओ। यस मैम। मैम आप बंगाली भी जानते? अरे भाई क्या क्या नहीं जानती ये पूछो।
करंट असेट में सबसे पहले क्या आएगा, इन्वेंट्री। फिर हमारा आता है फिनेंशियल असेट। फिनेंशियल असेट में हम क्या लेंगे भैया, हम ले लेंगे डेटर्स को, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल्स को, डेटर थोड़े बोलते, ट्रेड रिसीवेबल्स, और आ जाएगा अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। भाई आया है निकला, बैलेंस शीट बनाने को आया नहीं अभी तक तुम लोगों को? अगेन फर्स्ट इक्विटी में आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर आ जाएगा अदर इक्विटी, और अदर इक्विटी के नीचे हम क्या लिखते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नंबर 2 हमारे पास नॉन करेंट लायबिलिटी में फाइनेंशियल असेट में क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी में क्या है बच्चों, बोरोइंग्स। हमने डिवेंचर्स इशू कर रखे हैं बेटा, बोरोइंग्स। और फिर है हमारा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में फिर से आप चेक करो, आप क्या हो, फाइनेंशियल लायबिलिटी, उसमें भी क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल्स। मैम अभी तक हमको फॉर्मेट याद नहीं हुआ है भाई, अगर नहीं हुआ है ना तो पहली क्लास में जाओ, पहले फॉर्मेट याद करो। फाइनल का बच्चा का बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी अभी तक याद नहीं कर पाया ना, तो कुछ तो गड़बड़ है। चलो इस समय मैं सारे शेड्यूल बना के दिखाती हूँ। 1 ये तो आपको मिलेगा वर्किंग नोट से, 2 3 4 5 6 ये आपको मिल जाएगा वर्किंग नोट से, 7 एंड 8। तो मेरे 8 शेड्यूल्स भी बनेंगे। फास्ट एवरीवन, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, शेड्यूल 1 पीपी, शेड्यूल 2 फास्ट बेटा, शेड्यूल 3 ये आपका फाइनल आंसर है, जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे उतने अच्छे नंबर मार्क्स मिलेंगे। शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, शेड्यूल 7, शेड्यूल 8। कितने बनाए हैं मैंने, 8। चलो पहले बैलेंस शीट में जो जो दिया वो मैं शेड्यूल में डाल देती हूँ, उसमें फिर बाद में अपन प्लस माइनस करते रहेंगे। आ जाओ, फिक्स असेट एच का कितना है, एच लिमिटेड का है, जल्दी से देखते जाओ, जल्दी से देखते जाओ, जल्दी से, 30,000 ऑन द सेम क्वेश्चन। नहीं, हाँ वो ऊपर है, ऊपर है बेटा, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा भाई, देख लेने दे। चलो चलो, ले लिया ले लिया ले लिया, यस। एच लिमिटेड का कितना है, 3.5 लाख। एस लिमिटेड का कितना है, 1 लाख। बस लिखते चले जाओ। शेड्यूल 2 किसका था, ये था पीपी का। गुडविल का तो वर्किंग नोट, ये इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री लिख देती हूँ, नहीं तो आप बोलोगे मैम ये क्या है, इन्वेंट्री और पीपी। एच लिमिटेड का इन्वेंट्री कितना है, 90,000। एस लिमिटेड का कितना है बेटा, 90,000। बाद में मैं भूल जाऊँ इसलिए मैं पहले ही कर रही हूँ। इन्वेस्टमेंट क्लोज हो जाता है, डेटर्स। शेड्यूल 3 मेरा ट्रेड रिसीवेबल है। एच लिमिटेड का कितना है, शॉर्ट में लिखा है बेटा मैंने, 60,000। एस लिमिटेड का कितना है, 30,000। वाई टू वेस्ट आर टाइम, यहाँ तो अपन टाइम बचा सकते हैं ना। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स कॉन्ट्रा है, तो याद रखना बोरिंग्स में ये कॉन्ट्रा डिबेंचर्स माइनस हो जाएंगे। मेरे कितने हैं, मैं इसको माइनस कर दूंगी, कितने हैं, 60,000। ये बोरिंग्स ही तो है, मुझे पता है, तुम क्या बताओगे, ट्रेड पेबल्स। चलो उसके बाद इन्वेस्टमेंट तो क्लोज हो ही जाता है, पीएनएल से हमें कुछ लेना देना नहीं है, पीएनएल हम उसका लेते नहीं है। कैश एच का कितना है, 75,000। एस का कितना है, 25,000। ठीक है, ये सारी बातें इंस्टीट्यूट ने दे रखी है। इक्विटी शेयर कैपिटल हम बस अपना लेते हैं, हमें किसी और से लेना नहीं होता, 5 लाख। जनरल रिजर्व एच का कितना आएगा, 1 लाख। पीएनएल कितना एस एच का आएगा, 80,000। इसमें अपन बाद में ऐड करेंगे पोस्ट एक्विजिशन, जो भी बातें हैं वो देख लेंगे। बोरोइंग्स 6% डिबेंचर्स, उसके पास 1 लाख का था, मेरे पास 60,000 का कॉन्ट्रा कर दिया। क्रेडिटर्स एच के कितने हैं, 75,000, और एस के कितने हैं, 45,000। तो अभी मैंने से बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को अपने शेड्यूल में ले लिया। अब आ जाते क्वेश्चन क्या बोल रहा है वर्किंग नोट्स पे। चलो आ जाओ वर्किंग नोट, एवरीबडी विथ मी। Date of consolidation is 31st March 25. Opening date is
फटाफट बताएंगे मेरा ओपनिंग डेट क्या है? 1 April 24। डेट ऑफ एक्विजिशन इज 1 August 24। यहां से यहां 4 मंथ, यहां से यहां 8 मंथ्स। और हम बात करते हैं इसकी, पुराने का कुछ नहीं। एक बार परसेंटेज ऑफ होल्डिंग देख लो मेरी कितनी है। 1500 शेयर्स 2000 पे, तो मेरा बनता है 1500 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, 75%। और एनसीआई बनता है 25%। परफेक्ट, यस मैम। स्पीड ठीक है ना बच्चों? हमें निकालना है गुडविल, हमें निकालना है एनसीआई। चलो इंफॉर्मेशन देखो, ये किसका आप एनालिसिस कर रहे हो? एस लिमिटेड का। एस लिमिटेड का क्लोजिंग शेयर कैपिटल बताओ कितना है? 2 लाख। कोई जनरल रिजर्व नहीं, पीएनएल है, वो भी लॉस में है, कितना? 1 लाख। लिख लिया मैंने, क्वेश्चन में दिया हुआ। एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर्स, द पीएनएल ऑफ एस लिमिटेड शोड। यहां पर पीएनएल कितना है? डेबिट बैलेंस कितना? 1,50,000। ऑन ड्यूरिंग नवंबर एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कब हुआ है? नवंबर के महीने में, जिसमें पर्टिकुलरली वो लॉस ही नवंबर को बिलोंग करता है। तो नवंबर का लॉस नवंबर में ही एडजस्ट होगा, आप पहले के महीनों में एडजस्ट नहीं कर सकते हो। 6,000 का माल था, 2,000 का क्लेम मिल गया, 4,000 का लॉस है, ठीक है। एंड क्रेडिटर्स ऑफ 20,000, कॉन्ट्रा है 20,000 का, तो बाई डेटर से माइनस कर दो। ये क्या था? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था ना। 60,000 और 30,000 में बच्चों एक कॉन्ट्रा माइनस कर लो, नहीं तो बाद में मैं भूल जाऊंगी। 20,000 का डेटर से कम और 20,000 का कॉन्ट्रा क्रेडिटर से कम। जितने काम से फ्री होते जा रहे करते जाओ ना। फिर देयर हाफ ऑफ द गुड्स आर लाइंग इन द स्टॉक। अच्छा, एच ने माल एस को भेजा, बेचा डाउनस्ट्रीम। एच ने प्रॉफिट बुक कर लिया उस माल पे जो अभी तक बिका नहीं, कितना? 10,000। प्रॉफिट परसेंटेज मैंने अभी आपको बताया, मैं यहां पर निकाल के दिखा देती हूं अगर आप भूल जाओ। अनरियलाइज्ड कैसे निकालेंगे? अगर हम 2,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं 20,000 के माल में, तो बताओ 10,000 के माल पे कितना प्रॉफिट कमाएंगे? 1,000। तो 1,000 इज द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जो कि इन्वेंट्री को जो ओवर वैल्यू हो गया उसमें से कम कर दो। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 1,000, और हमें अपने पीएनएल से भी 1,000 माइनस करना पड़ेगा, माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 1,000। तो जो जो काम आसानी से होता जा रहा है वो कर लो, इसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चलो अब आ जाते हैं इसका फाइनल एनालिसिस करना कि पोस्ट एक्विजिशन हमने कितना कमाया। तो अब आप इस डायग्राम को देखो। इफेक्टिवली 1.5 लाख का मेरा लॉस था बिगनिंग में, जो आया 1 लाख पे, करेक्ट? तो बताओ इसका मतलब 1.5 लाख का लॉस था 1 साल पहले, 1 साल बाद 1 ही लाख का लॉस बचा। इसका मतलब मैम हमने कमाया, इसको मैं पोस्ट नहीं बोल रही हूं, इसको मैं पोस्ट नहीं बोल रही हूं, सॉरी गाइस, हमने यहां से यहां 50,000 का इफेक्टिव प्रॉफिट कमाया होगा, जिसमें ये लॉस तो ऑटोमेटिकली घुस गया होगा। नवंबर का लॉस है और मैं पूरे साल की बात कर रही हूं, तो पूरे साल का फुल एंड फाइनल मेरा प्रॉफिट आ रहा है 50,000। कैसे? 1.5 लाख का लॉस, ईयर एंड का 1 लाख, तो सीधा सीधा पूरे साल के बीच का ब्रिज 50,000 का प्रॉफिट है। उसमें जो भी ट्रांजैक्शन हुए सबका इंपैक्ट चला गया होगा, और ये 4,000 का इंश्योरेंस वाला लॉस भी चला गया होगा, करेक्ट? अगर मैं इस 50,000 को यूनिफॉर्मली बांट दूं, 4 महीना इधर और 8 महीना इधर, तो एक गड़बड़ कर रही हूं। हाँ मैम पता है आप क्या एरर कर रहे हो। ये जो प्रॉफिट है ना, ये जो लॉस है 4,000 का, ये इफेक्टिवली पोस्ट एक्विजिशन है, तो ये पोस्ट एक्विजिशन में ही एडजस्ट होना चाहिए। तो गाइस प्लीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं चाहती हूं आप ध्यान दो। फोर्थ वाले पॉइंट को अगर देखेंगे, 50,000 का मेरा पूरे साल का प्रॉफिट है। 1 अप्रैल जो भी डेट है भैया, 24 से लेकर 31 मार्च 25,
उसमें बीच में सिर्फ एज एन इंफॉर्मेशन दे दिया 4,000 का लॉस इन नवंबर। तो मैं क्या कर रही हूं, मैं सम में ये मान रही हूं कि चलो भाड़ में गया, लॉस हुआ ही नहीं। अगर ये लॉस नहीं होता, अगर बच्चों ये लॉस नहीं होता, अगर ये बच्चों लॉस नहीं होता, तो मेरा पूरे साल में प्रॉफिट होता 54,000। अगर ये लॉस नहीं होता, अगर ये लॉस नहीं होता तो, हाँ या ना, हाँ या ना। अगर ये लॉस नहीं होता तो 54,000 का प्रॉफिट होता। पहले इस 54,000 को 4 महीने में बांटो, 54,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, तो यहां आएगा 18,000, यहां आएगा 18,000। बात समझे। और 54 में जब 18 चला गया तो बचा कितना, 36,000। अब ये वाला जो बच्चा 36,000 आपको बचा, इसमें से 4,000 का लॉस अब माइनस कर दो, तो इफेक्टिवली पोस्ट एक्विजिशन 32,000। तो देखो 32 प्लस 18, 50 ही मैं प्रॉफिट बुक कर रही हूं पूरे साल का। बट मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो लॉस हुआ है, अज्यूम करो वो लॉस नहीं होता तो हम कमाते 54। तो इफेक्टिवली इस 54,000 को 4 महीने पहले बांट दो, तो 18,000 4 महीने में चला जाएगा। 18,000 बटने के बाद मेरे पास बचा 36। ये 36 बिलोंग करता है नेक्स्ट 8 मंथ्स में, और नेक्स्ट 8 मंथ्स में ऑलरेडी 4,000 का लॉस हुआ है, तो 36 माइनस 4, तो नेक्स्ट 8 मंथ्स का एक्चुअल प्रॉफिट बनता है 32,000। बिकॉज यहां पर एक एक्सेप्शनल लॉस था जो पोस्ट एक्विजिशन को बिलोंग करता था, हमें इसका ट्रीटमेंट ऐसा करना पड़ा। तो अगर आपसे कोई पूछे तो यहां से यहां का आप बताओगे 18,000 का देयर इज अ प्रॉफिट। तो अगर आपसे कोई पूछे डेट ऑफ एक्विजिशन का इक्विटी में कोई चेंज नहीं, 2 लाख, और डेट ऑफ एक्विजिशन का पीएनएल 1.5 लाख का लॉस था, 18,000 का प्रॉफिट, तो 1,32,000 आएगा इस दिन पे। 1,50,000 माइनस 18, तो 4 महीने के बाद पीएनएल का ये बैलेंस बचेगा। हम बैलेंस पे काम करते हैं बेटा जब गुडविल निकालना होता है, पीएनएल का बैलेंस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, करेक्ट। अब 1,32,000 में अगर आप 1 लाख का गैप देखो, इसको बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन। और देखो ये पोस्ट एक्विजिशन कितना आएगा, 32,000, जो कि मैंने यहां तुम्हें प्रूफ करके भी दिया 32,000। तो आपका पोस्ट एक्विजिशन आएगा 32। सिंस एक एबनॉर्मल एडजस्टमेंट था जिसको आप यूनिफॉर्मली 12 महीने में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे, तो ऐसा मानो वो लॉस हुआ ही नहीं, तो पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर जो बचा उसमें पूरा लॉस उसी साल में दो। 8 महीने का लॉस 8 महीने को ही दो, यूनिफॉर्मली मत बांटो। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। यस, तो बस बेटा हो गया। अब आपको गुडविल निकालना है। गुडविल के लिए शेयर कैपिटल ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन का बैलेंस चाहिए, विच इज 2 lakhs। आपको इक्विटी शेयर, आपको पीएनएल का भी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, पीएनएल भी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन का क्या चाहिए बेटा, बैलेंस। वेयर इज अ लॉस ऑफ 1,32,000, लॉस है बेटा, ब्रैकेट में डाल दो। चलो 1,32,000, तो बताओ मेरा नेट एसेट कितना होगा, 2 लाख माइनस 1,32,000, ये आएगा 68,000 नेट एसेट्स। इस नेट एसेट में मेरा कितना है 75%, एनसीआई का माइनस कर दो कितना 25%, 68,000 का 25%, तो एनसीआई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन आ जाता है 17,000। कैसे निकाला, 68,000 का 25%, 17,000 माइनस कर दो। मेरा पीसी कितना है इन्वेस्टमेंट, 1,20,000। तो बताओ गुडविल कितना आएगा, प्लस 1,20,000 माइनस 68,000, गुडविल आएगा 69,000। एनसीआई में प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना अभी आपने निकाला 32,000। मेरे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, इसका 25% इनको दो, 32,000 का 25%, 32,000 का 25%, हाँ 32,000 का 25% इनको जाएगा 8,000, और
यहाँ पर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट यहीं ऐड कर दो, 32,000 का 75% मैंने यहीं डायरेक्टली ऐड कर दिया ताकि आपके लिए इजी रह जाएगा, 24,000। एनसीआई और गुडविल हमेशा वर्किंग नोट से निकालो, बाकी सारी चीजें आप अपने शेड्यूल से देख लेना। 25,000 एंड 69,000, तो 69,000 गुडविल लिख दो, एनसीआई लिख दो बेटा भाई 25,000, बाकी सारे फिगर्स आपको आपका क्वेश्चन बता रहा है, निकाल लो सारे बच्चे। सबसे पहले 3,50,000 प्लस 1,00,000 4,50,000, तो पीपी आ जाएगा बच्चा 4,50,000, करेक्ट। फिर आ जाएगा आपका इन्वेंट्री 1,80,000 माइनस 1,80,000 माइनस 1,000, यह आएगा 1,79,000, यहां ले लो 1,79,000। ट्रेड रिसीवेबल में कॉन्ट्रा वॉन्ट्रा माइनस करने के बाद 60 प्लस 30 माइनस 20, यह आ जाएगा 70,000, यह आ जाएगा 1,00,000, तो 70,000 ये और 1,00,000 ये, 70,000 आपका ट्रेड रिसीवेबल, 1,00,000 आपका ये। इक्विटी में कोई चेंज नहीं है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो मेरा 5,00,000 ही रह जाएगा। प्लीज नंबर्स बता देना, नंबर्स बता देना एग्जाम में, प्लीज नंबर्स बता देना कितने नंबर्स हैं आपके, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अदर इक्विटी को देख लेंगे बेटा, अदर इक्विटी इंपॉर्टेंट है। 1,00,000 जनरल रिजर्व, 80,000 पीएनएल, 24,000 पोस्ट एक्विजिशन माइनस अनरियलाइज प्रॉफिट 1,000, यह आएगा 2,03,000, तो पीएनएल में ले लेंगे 2,03,000। फिर मेरी बोरिंग्स में भी कॉन्ट्रा था 1,00,000 माइनस 60,000, तो ये बचेगा 40,000, यहाँ लिख दो 40,000। कॉन्ट्रा माइनस होगा डिबेंचर्स में, अगर एक दूसरे के डिबेंचर्स खरीद रखें तो वो कॉन्ट्रा माने जाएंगे, माइनस 20, ये आएगा 1,00,000, तो यहाँ लिख दो बच्चों 1,00,000। चेक करो बैलेंस शीट टैली है क्या। 4,50,000 प्लस 69,000, 4,50,000 प्लस 69,000 प्लस 1,79,000 प्लस 70,000 प्लस 1,00,000, ये आएगा 8,68,000। 5,00,000 प्लस 2,00,000 3,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000 प्लस 1,00,000, ये आएगा 8,68,000। मुझे यहां तक बात समझ आ गई क्या? ये क्यों किया समझा क्या? अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया आपको इस इंपॉर्टेंट सेशन में, कॉन्सेप्ट सेशन में, मैंने सिर्फ आपको कहा डेट ऑफ एक्विजिशन का इक्विटी, डेट ऑफ एक्विजिशन का प्रॉफिट बैलेंस, अदर इक्विटी का बैलेंस चाहिए। अब वो बैलेंस आप जो मर्जी तरीके से निकालो, पुराना प्रॉफिट माइनस कर लो, फ्यूचर का प्रॉफिट एनालाइज कर लो, जैसा आपको ठीक लगे, बट कॉन्सेप्ट कहता है डेट ऑफ एक्विजिशन पे इक्विटी और पीएनएल का बैलेंस, उससे निकलेगा गुडविल, उससे निकलेगा एनसीआई, एनसीआई में ऐड होगा पोस्ट एक्विजिशन का शेयर। वहां बैलेंस नहीं काम करते, वहां जो चेंज है वो लेंगे, बिकॉज बेटा पहले तो हम थे ही नहीं ना उसके हकदार, तो टोटल नहीं ले सकते। हकदार होने के बाद जो एडिशनल कमाया वो मेरा है। Am I clear? एंड देन आप उसके जो भी एडजस्टमेंट पे काम करोगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट्स मैंने सिखाया था, कॉन्ट्रा रिमूव कर लो, डिबेंचर्स एक दूसरे में खरीदे तो कॉन्ट्रा है, इन्वेस्टमेंट किए हैं तो वो रिमूव हो जाएगा, एंड डाउनस्ट्रीम सेल है जहां पर आप इन्वेंट्री में प्रॉफिट घुसा रखे हो तो वो रिमूव कर दो। तो आई होप बेटा अभी तक जो भी पढ़ा है वो आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर अच्छे से बैठ गया है। इसके बाद अभी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स करेंगे। कॉन्सेप्ट जब आपके पक्के हो जाएंगे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी। देखो गाइस, एक क्वेश्चन में मैंने आपको फॉर्मेट बना के दे दिया था और मैंने कहा था आपको सम करना है। आई होप आप लोग उस सम को करेंगे। फॉर्मेट रेडी करके दे दिया था आपको, सारे वर्किंग नोट्स बना के दे दिए थे, सब कुछ निकाल के दे दिया था। आपको सिर्फ उस पर क्या करना है, थोड़ा सा होमवर्क पे काम करना है। जितना ज्यादा बैलेंस शीट की प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा परफेक्ट हो जाओगे। और एक क्वेश्चन मैंने आपका होमवर्क के लिए ढूंढा है, वो सिर्फ करना। होमवर्क 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 किधर गया, किधर गया भाई, किधर गया? एक क्वेश्चन है बेटा आपके होमवर्क के लिए, 13 नको, 14 नहीं, 16, 20। टेक 20 एज योर होमवर्क। होमवर्क करने से आपको पता चलता है कि जो भी पढ़ा आपके दिमाग में गया है या नहीं गया। चलो क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क, फिर से बार बार दोहराओ तो आपको दिमाग में मैं रिटेन करा दूंगी मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। चलो अभी फिलहाल सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। अलविदा एवरीवन, थैंक यू।